हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चसिक्स राहुल्स मेमोरीज इनहेरिटेड। उसने उन दोनों को मेज पर रख दिया और बोला, कृपया बैठिए और इन चीजों की जांच कीजिए। ये मेरी सबसे कीमती चीजें हैं। एक मिडिल ग्रेड एलिमेंटल आर्ट एक्वा सरपेंट है और दूसरा हाई ग्रेड एलिमेंटल टैक्टिक्स मैग्मा फिस्ट है। पाउच में 2 मिड ग्रेड और 10 लो ग्रेड वाटर क्रिस्टल होते हैं। सभी सामान को देखने के बाद राहुल खुशी से नाचना चाहता था, लेकिन राहुल ने अपना संयम बनाए रखा और बोला, बेकार की सामान, वे शायद मेरे गुरु का ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे, लेकिन मैं अपने गुरु को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपके पास वर्तमान में कितने गोल्ड टेल हैं? मुझे दे दो, उनमें से आधे अभी मेरा दिन बर्बाद करने के लिए। हाँ हाँ, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। बॉस ने जल्दी से मेज की दराज खोली, 2 थैली निकाले और कहा, यह मेरी सामान का आधा है। मुझे आशा है कि आप अपने गुरु को हमें बख्शने के लिए मना लेंगे। मैं आपसे विनती करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, अब भीख मांगना बंद करो। मेरे गुरु मुझ पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं, इसलिए वे तुम्हें बख्श देंगे। ये कहकर राहुल सब कुछ मेज पर से ले लिया और उन्हें अपने पोशाक के नीचे छिपा दिया। अब मेरे लिए कुछ अच्छे भोजन लाओ, मैं अभी भूख से मर रहा हूँ। ये कहकर राहुल ऑफिस से निकल गया। भोजन करने के बाद राहुल सराय से निकल गया। अनाथालय के रास्ते पर चलते हुए राहुल हुड के नीचे मुस्कुरा रहा था। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इस शरीर के पिछले मालिक यानी कि राहुल की मृत्यु एक गलती के कारण हुई थी। वास्तव में दुखद था। मुझे आशा है कि आपको शांति और एक अच्छा अगला जीवन मिलेगा। राहुल रास्ते में खुद से ही बातें करते हुए चल रहा था। जल्द ही राहुल अनाथालय पहुंच गया और सीधे श्रीमती अनुराधा के कार्यालय में गया। राहुल कुर्सी पर बैठ गया और थैली में से कुछ पैसे निकाल लिया। श्रीमती अनुराधा, कृपया इस पैसे का उपयोग अनाथालय के लिए करें और आप समर्थ से पूछ सकते हैं कि क्या वह थंडर फायर वैली में प्रशिक्षण के लिए मेरे साथ जाना चाहता है। मैं उसे भेजूंगा। 1 मिनट रुको, तुमने क्या कहा? श्रीमती अनुराधा राहुल को हैरानी शौक से देखने लगी, लेकिन श्रीमती अनुराधा के कुछ भी कहने से पहले राहुल अपनी बात कहकर कार्यालय से निकल गया। अपने कमरे में पहुंचने के बाद राहुल समर्थ को जगाया। अरे समर्थ, उठो, मिसेज अनुराधा तुम्हें बुला रही है। समर्थ ने कहा, क्या चल रहा है यार? मैं इतनी अच्छी झपकी ले रहा था। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, बस श्रीमती अनुराधा के कार्यालय में जाओ, वहां तुम्हारे लिए एक अच्छा सरप्राइज है। ये कहते हुए राहुल ने समर्थ को उसके बिस्तर से हटा दिया और कहा, जल्दी करो और जाओ। समर्थ उलझन में कमरे से बाहर निकल गया। राहुल फिर अपने बिस्तर पर लेट गया, अपना कपड़े से दोनों थैली निकाल दिया और उसे अपने तकिए के पास रख दिया। फिर राहुल सो गया। कृपया रुकें, जैसा आपने मुझसे कहा था मैंने वैसा ही किया, तो क्यों? राहुल की आंखें खुल गईं। धिक्कार है, उन कमीनों का एक बुरा सपना था जो मुझे परेशान कर रहे थे। राहुल की पिछले जीवन में उसके साथ क्या हुआ था, ये सोचकर राहुल अपने दांत पीस ली। मैं खुद की कसम खाता हूं, जब मैं वापसी अपनी दुनिया में लौटूंगा तो उन कमीनों को एक एक करके बदला लूंगा और जिसने उन्हें आदेश दिया था मुझे मारने के लिए, मैं उसे खूब कष्ट दूंगा। जैसे ही राहुल उठने की कोशिश की, एक भयानक सिरदर्द ने राहुल का स्वागत किया। और सरदर्द के साथ यादें, जो यादें राहुल की नहीं थीं। सिरदर्द कम होने से पहले 5 मिनट तक चला। अंत में राहुल को इस शरीर के पिछले मालिक यानी कि राहुल की यादें विरासत में मिली, लेकिन इसमें ज्यादा समय लग गया था। और राहुल की सिरदर्द कम होने के बाद उसे पहले से बहुत आरामदायक महसूस हुआ। राहुल को ऐसा लगा कि यह शरीर अब वास्तव में उसका है। राहुल अपने कमरे से बाहर निकल गया और अनाथालय के मैदान में एक छोटा सा पेड़ के पास चला गया। लगता है मैं बहुत देर तक सोया रहा था। मुझे लगता है कि अब सुबह जल्दी हो गई है, और अगर मुझे ठीक से याद है तो मैं शाम को लगभग 5 बजे सो गया था। लेकिन मुझे अब पहले से बहुत आराम और अच्छा लग रहा है। ये वास्तव में अच्छा है, राहुल ने सोचा। यादों से राहुल को पता चला कि इस शरीर के पिछले मालिक ने पिछले 3 वर्षों से प्रतिदिन व्यायाम किया करता था। 13 से 16 वर्ष की आयु तक वह एक दिन छोड़े बिना व्यायाम करता था। लेकिन मैं उससे ज्यादा व्यायाम करूंगा। सुबह 3 घंटे और रात में 3 घंटे, और मैं धीरे धीरे कठिनाई बढ़ाऊंगा, राहुल ने अपने आप से ही कहा। क्योंकि योद्धाओं को मौलिक रणनीति का अभ्यास करने के लिए एक शक्तिशाली शरीर की आवश्यकता होती है। यदि उनका शरीर उनके शरीर के माध्यम से आने वाली कच्ची मौलिक ऊर्जा को सहन नहीं कर सकता है, तो वे या तो अपंग हो जाएंगे या पूरी तरह से उसकी मौत हो जाएगी। फिर राहुल ने तब तक पुशअप्स किया जब तक कि राहुल थक नहीं गया।
फिर राहुल पेड़ की एक शाखा पर लटक कर पुशअप्स करने लगा। राहुल पुशअप्स करते करते थक गया और पेड़ की शाखा से नीचे गिर गया। दर्द सहते हुए राहुल कुछ पानी पीने से पहले कुछ मिनट आराम किया। फिर प्रशिक्षण का सबसे दर्दनाक हिस्सा के बारे में राहुल सोचा और राहुल अनाथालय के एक छोटे से स्टोर रूम में चला गया और स्टोर रूम में से एक रॉड लिया और अपने पूरे शरीर पर मारना शुरू कर दिया। राहुल पहले अपने हाथों और पैरों पर रॉड मारा, फिर राहुल अपनी टी शर्ट को छाती और पेट पर मारने के लिए उतार दिया, लेकिन राहुल हैरान रह गया। धिक्कार है, मेरे बाइसेप्स भी अच्छे नहीं लगते हैं। मैंने अभी तक अपने नए शरीर को वास्तव में कभी ध्यान नहीं दिया। मैं पतला दिखता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी मांसपेशियां छिपी हुई हैं। 7 थंडर फायर वैली की ट्रैवल। धिक्कार है, मेरे बाइसेप्स भी अच्छे नहीं लगते हैं। मैंने अभी तक अपने नए शरीर को वास्तव में कभी ध्यान नहीं दिया। मैं पतला दिखता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी मांसपेशियां छिपी हुई हैं। फिर राहुल अपने शरीर के हर हिस्से पर वार करना जारी रखता है। मैंने आज अधिक ही व्यायाम कर लिए हैं, आज के लिए इतना ही काफी है। राहुल मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा। फिर राहुल स्टोर रूम में ही लेट गया। थोड़ी देर बाद राहुल उठा और उससे पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ। फिर दर्द सहते हुए राहुल स्नानागार में नहाने चला गया। नहाने के बाद राहुल ने घड़ी को देखा और घड़ी में पहले से ही 8:15 हो चुके थे। लगता है मैंने 3 की बजाय 4 घंटे व्यायाम किया, राहुल ने सोचा। राहुल ने अपने कमरे से अपनी चीजें ले ली और रयान की सराय में कुछ अच्छा नाश्ता करने के बारे में सोचा। राहुल अपने कमरे में पहुंचकर 2 स्क्रॉल और दोनों थैली को झाड़ियों के पास एक छिपे हुए स्थान पर छिपाने से पहले कपड़े और हुड पर रख दिया, जिसे राहुल अनाथालय के मैदान के कोने पर एक पेड़ के पीछे खोदा था। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ राहुल ने सोचा, वैसे भी मुझे रेयान इनमें खाने के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। उद्धरण। सराय में प्रवेश करने के बाद एक कोने में जाकर बैठ गया और एक वेटर ऑर्डर लेने के लिए आया। सर, आप क्या लेना चाहेंगे? जो वेटर कल राहुल को अपने बॉस के पास ले गया था, वही वेटर राहुल के पास ऑर्डर लेने के लिए आया। बस मुझे अपने सबसे अच्छे और मजेदार भोजन लाओ और अपने मालिक से कहो कि उसे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने मालिक को मना लिया है। फिर राहुल खाना खाने के बाद वह अनाथालय लौट आया। अनाथालय लौटने के बाद राहुल श्रीमती अनुराधा से मिलने के लिए कार्यालय में चला गया। राहुल को देखकर श्रीमती अनुराधा के चेहरे पर एक गंभीर भाव था और उसने पूछा, ठीक है, अब राहुल, क्या आप मुझे ये बताना चाहेंगे कि आपको इतनी सारी सोने कैसे मिली? राहुल ने एक गंभीर अभिव्यक्ति को अपने चेहरे पर लाया और बोला, श्रीमती अनुराधा, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मुझे ये सोने की सिक्के चोरी या किसी भी चीज जैसे गलत तरीकों का उपयोग करके नहीं मिला है। आप कह सकते हैं कि यह मुझे एक धनी परिवार द्वारा मुआवजा दिया गया था। उन्होंने मुझे दुर्घटनावश घायल कर दिया था और मुझे मुआवजे के तौर पर सोने की सिक्के दी। श्रीमती अनुराधा ने आह भरी और कहा, मुझे आशा है कि आप सच कह रहे हैं। वैसे भी समर्थ आपके साथ थंडर फायर वैली में आ रहा है। उनकी परीक्षा 1 सप्ताह में शुरू होगी और इसमें भी लगभग 6-7 दिन लगेंगे। तुम दोनों को वहां पहुंचने के लिए मैंने कल आपके द्वारा दिए गए पैसे से गाड़ी तैयार कर ली है। श्रीमती अनुराधा ने थोड़ी देर पौंछ लिया और दीवार पर लगी घड़ी को देखकर फिर कहा, अभी 8:47 बजे हैं और गाड़ी यहां सुबह 11 बजे आएगी। आप जितनी जल्दी जाएं उतना अच्छा है, क्योंकि आप इस परीक्षा को मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगली परीक्षा 6 महीने बाद आयोजित की जाएगी। कुछ और बातें करने के बाद राहुल ऑफिस से निकलकर अपने कमरे की ओर चल दिया। फिर राहुल अपने कपड़े और अन्य चीजें को समेटना शुरू कर दिया। मुझे अपनी सभी सामान को स्टोर करने के लिए एक और बैग की आवश्यकता होगी, राहुल ने कहा। समय भी हो गया थंडर फायर वैली में जाने के लिए। फिर राहुल और समर्थ दोनों तैयार हो गए और गाड़ी की प्रतीक्षा करने लगे। छोटे बच्चे और श्रीमती अनुराधा भी अनाथालय के मैदान में थे। बच्चे बहुत उत्साहित थे क्योंकि श्रीमती अनुराधा ने बच्चों के लिए खिलौने और मिठाई जैसी कुछ चीजें खरीदी थी और सभी चीजें साथ लेकर आए थे। राहुल ने जो पैसे उन्हें दिए थे उसी से वह सभी चीजें खरीदी थी। फिर अनाथालय के मैदान पर गाड़ी भी आ गई। श्रीमती अनुराधा ने कहा, राहुल, समर्थ, वहां जाने के बाद आप दोनों सावधानी से रहना। ये दुनिया बहुत क्रूर है, इसलिए आप दोनों को सावधानी से बाहर चलना होगा। ध्यान रखना। सभी को विदा करने के बाद राहुल और समर्थ दोनों अपने अपने बैग लेकर गाड़ी में चला गया। गाड़ी के अंदर समर्थ उदास होकर बोला, अब अनाथालय में कोई बड़ा योद्धा नहीं है और जो भी है वह सब छोटे छोटे बच्चे हैं। चिंता मत करो भाई, हम उन्हें देखने के लिए यहाँ आते रहेंगे। हमें बस मजबूत तेज होना है।
अगर हम मजबूत हो जाते हैं तो हम आसानी से धन कमा सकते हैं और यहाँ भी अधिक बार आ सकते हैं। राहुल ने समर्थ से कहा, थंडर फायर वैली की हमारी इस यात्रा में कोई मुसीबत सामने नहीं आए और हम सही सलामत थंडर फायर वैली पहुंच जाए, यही आशा करते हैं। समर्थ ने राहुल से कहा, आज दोनों को अपना शहर छोड़े हुए छठा दिन हो गया था। हर दिन शाम को सुबह सुबह प्रस्थान करने से पहले किसी छोटे शहर में रुकते थे, क्योंकि थंडर फायर वैली की ओर जाने वाले मार्ग की योजना पहले से ही अंकल ली द्वारा बनाई गई थी, जो गाड़ी चलाते हैं। रास्ते में दोनों कई अनोखी चीजें देखीं। दोनों लोगों को रॉकेट की गति से उड़ते हुए भी देखा, जो वास्तव में मन को झकझोर देने वाला था। वो हवा की तरह आया और चला गया। फिर आज दोनों उस क्षेत्र में प्रवेश किया जहां थंडर फायर वैली स्थित थी। कुछ आवाज सुनकर राहुल और समर्थ दोनों ने परिवहन से आसमान की ओर देखा और दोनों को एक झटका लगा। आग की लपटों में घिरा एक बड़ा विशाल पक्षी थंडर फायर वैली की ओर तेजी से उड़ रहा था। दोनों ये देखकर चकित रह गया कि एक बड़ा पक्षी आग की लपटों में घिरा आसमान में उड़ रहा है। चेट एग्जामिनेशन हॉल। फिर आज दोनों उस क्षेत्र में प्रवेश किया जहां थंडर फायर वैली स्थित थी। कुछ आवाज सुनकर राहुल और समर्थ दोनों ने परिवहन से आसमान की ओर देखा और दोनों को एक झटका लगा। आग की लपटों में घिरा एक बड़ा विशाल पक्षी थंडर फायर वैली की ओर तेजी से उड़ रहा था। दोनों ये देखकर चकित रह गया कि एक बड़ा पक्षी आग की लपटों में घिरा आसमान में उड़ रहा है। राहुल की आंखों में लालसा और भाव था जब वह बोला, यह थंडर फायर वैली का प्रसिद्ध फ्लेमिंग ईगल है। घाटी के हर बुजुर्ग के पास एक ऐसा जानवर है। मुझे भी एक चाहिए और यह बहुत अच्छा लग रहा है। राहुल अपने लिए एक ऐसा जानवर पाने की इच्छा व्यक्त करते हुए समर्थ से कहा। समर्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, हम मौलिक योद्धा को अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है इससे पहले कि हम इस तरह के जानवर की सवारी कर सकें। यह मौलिक जादूगर के लिए एक अलग कहानी है। अपने उत्साह को शांत करने के बाद राहुल ने समर्थ से कहा, ताकत, जब तक हम मजबूत हैं हम चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। हमें थंडर फायर वैली में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। फिर अचानक गाड़ी रुक गई। ठीक है लड़कों, 1 मिनट के लिए बाहर आओ और थंडर फायर वैली के इस हिस्से पर एक नजर डालें, क्योंकि नीचे टाउन में प्रवेश करने के बाद आप यह नहीं देख पाएंगे कि वास्तव में थंडर फायर वैली कितनी बड़ी है। अंकल ली की आवाज सुनकर राहुल और समर्थ बाहर आ गए। अंकल ली ने दोनों को विभिन्न चीजों के बारे में बताया और रास्ते में दोनों को उपयोगी सलाह दी, इसलिए दोनों वास्तव में उनके आभारी थे। दोनों सामने की दृश्यों को देखते हुए हैरान हो गए। मैंने सोचा, यह कोई घाटी नहीं है, यह एक भयानक ग्रांड कैन्यन है। यह इतना बड़ा और लंबा है। यह व्यावहारिक रूप से दोनों तरफ पर्वत श्रृंखलाओं वाला शहर है। मैं इसे अंत तक भी नहीं देख सकता और घाटी के आकाश के गहरे हिस्से में बिजली के झटके से भरे काले बादल है। दूर से भी यह इतना खतरनाक लगता है। मुझे आश्चर्य है कि उस जगह पर खड़े होकर कैसा लगेगा। समर्थ ने राहुल से कहा। नजारा देखकर समर्थ का मुंह खुला का खुला रह गया था। अरे भाई, जरा उन सभी लोगों और इमारतों को देखो, राहुल ने समर्थ से कहा। तभी अंकल ली की आवाज आई। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं। 1 घंटे और यात्रा करने के बाद अंततः थंडर फायर वैली के द्वार पर पहुंच गए। फिर दोनों गाड़ी से बाहर आ गया। उन दोनों को बाहर आते देखकर अंकल ली मुस्कुराते हुए बोले, हमारी यात्रा यही समाप्त होती है बच्चों, और मैं अंदर नहीं आऊंगा क्योंकि अगर मुझे अंदर गाड़ी ले जानी है तो मुझे कुछ पैसे देने होंगे। बेशक तुम दोनों को कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक गाड़ी या अन्य परिवहन वाहन जैसी चीजें लाने वालों को भुगतान करना पड़ता है। कड़ी मेहनत करो और मजबूत बनो, या आपको मेरी तरह गाड़ी चलानी होगी। अंकल ली यह कहने के बाद जोर से हंसा, हा 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 हा। अंकल ली को विदा करने के बाद राहुल और समर्थ दोनों गेट की ओर बढ़े, लेकिन गार्डों ने उन्हें रोक दिया। आपका उद्देश्य क्या है और आप अंदर क्यों जाना चाहते हैं? पहरेदारों में से एक बोला। इससे पहले कि राहुल कुछ बोल पाता, समर्थ ने कहा, हम कल से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए यहाँ आए हैं। 1 सिल्वर टेल प्रति व्यक्ति लगेगा अंदर जाने के लिए। समर्थ ने उलझन से कहा, ओह, हम अंदर चलकर जा रहे हैं, गाड़ी पर नहीं। आप पैसे क्यों मांग रहे हैं? अगर आप अंदर गाड़ी पर जाते तो हमें सिर्फ 1 के बजाय 10 चांदी की टेल देना पड़ता। अब जल्दी करो और अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो भुगतान करो, पहरेदारों ने कहा। फिर राहुल ने अपनी जेब से चांदी की 2 टेल निकाली और उन्हें उस पहरेदार के पास फेंक दिया। चांदी की 2 टेल लेते हुए पहरेदार ने कहा, ठीक है, अब आप प्रवेश कर सकते हैं। इससे पहले कि समर्थ कुछ और बोल पाता, राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया और अंदर घुस गया।
प्रवेश करने के बाद समर्थ ने कहा, भाई, अंकल ली ने कहा था कि गाड़ी पर अंदर जाते हैं तभी उन्हें पैसे देने होते हैं, लेकिन हम तो गाड़ी पर तो अंदर नहीं आए, फिर उन्हें हम पैसे क्यों दें? समर्थ के माथे पर हाथ सहलाते हुए राहुल ने कहा, बेवकूफ, उन पहरेदारों को स्पष्ट रूप से पता है कि हम सिर्फ बच्चे, और यही देखकर वह हमसे पैसे मांगे। वह लोग जानते थे हम दोनों उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि हम चांदी की टेल का भुगतान किए बिना जबरदस्ती गेट को पास कर सकते थे? फिर राहुल की चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई और कहा, लेकिन आप मजबूत होने के बाद आप उस गार्ड को सबक सिखा सकते हैं। याद रखें, तर्क का आधार ताकत है। समर्थ को सिर हिलाते हुए देखकर राहुल ने कहा, अब चलते हैं और ठहरने के लिए एक सराय ढूंढते हैं। अब लगभग शाम हो चुकी है। हमें एक अच्छा आराम करने के लिए जगह ढूंढनी होगी। परीक्षा शुरू होने पर हमें अपनी सर्वोत्तम परिस्थितियों में रहना होगा। कल सुबह जल्दी। 1 घंटे तक घूमने के बाद आखिरकार एक अच्छी सराय मिली, जो न ज्यादा महंगी थी और न ही ज्यादा सस्ती और खराब। शाम के लगभग 6 बज रहे थे, इसलिए राहुल और समर्थ सराय में अपना कमरा सेट करने के तुरंत बाद अपना रोज का व्यायाम करना शुरू कर दिया। चूंकि परीक्षा सुबह 6 बजे से शुरू होने वाली थी, इसलिए राहुल ने रात के खाने और सोने से पहले केवल 2 घंटे व्यायाम किया। हालांकि समर्थ पहले ही सो गया था क्योंकि उसने केवल 1 घंटे का व्यायाम किया था। राहुल और समर्थ दोनों सुबह 5:30 बजे उठे और परीक्षा देने के लिए चल पड़े। लगभग आधे घंटे तक चलने के बाद आखिरकार दोनों परीक्षा वेन्यू पर पहुंचे। इस परीक्षा में भाग लेने की आवश्यकता बहुत सरल थी। एक की उम्र 20 साल से कम होनी चाहिए और गली के चारों ओर देखने पर लगभग 500 लोग हैं, सभी 20 से कम उम्र के थे। चेन्नई फर्स्ट राउंड ऑफ एग्जाम। राहुल और समर्थ दोनों सुबह 5:30 बजे उठे और परीक्षा देने के लिए चल पड़े। लगभग आधे घंटे तक चलने के बाद आखिरकार दोनों परीक्षा वेन्यू पर पहुंचे। इस परीक्षा में भाग लेने की आवश्यकता बहुत सरल थी। एक की उम्र 20 साल से कम होनी चाहिए और गली के चारों ओर देखने पर लगभग 500 लोग हैं, सभी 20 से कम उम्र के थे। दोनों के सामने एक बड़ा सा पहाड़ था जिसमें 1000 सीढ़ियां थीं और पहाड़ की चोटी पर एक बड़ा महल था। आसपास पूछने पर दोनों को पता चला कि यह थंडरफायर वैली का बाहरी महल था। पहले से ही 6 बज रहे हैं, इसलिए परीक्षा जल्द ही शुरू होनी चाहिए और वास्तव में पहाड़ में की 1000 सीढ़ियां चढ़ना और उतरना बहुत ही कठिन है, समर्थ ने राहुल से कहा। राहुल और समर्थ देखता है कि एक व्यक्ति शांति से पहाड़ की चोटी पर महल से नीचे उतर रहा था, लेकिन वह व्यक्ति पूरी तरह से पहाड़ से नीचे नहीं उतरा बल्कि सभी को नीचे देखते हुए जमीन से 10 मीटर ऊपर हवा में तैरता रहा। व्यक्ति का चेहरा देखने पर वह 30 वर्षीय पुरुष जैसा लग रहा था। मेरा नाम दीनानाथ है और मैं इस परीक्षा की देखरेख करूंगा। पहला दौर सीधा है। आपको इन सीढ़ियों पर चलकर पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है। सरल है ना? दीनानाथ ने मुस्कुराते हुए लोगों से कहा और सभी ने अपना सिर हिलाया क्योंकि यह वास्तव में सभी को सरल लगता था। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि आसान का मतलब आसान नहीं होता। ठीक है, अब चढ़ना शुरू करो। जो 2 घंटे के बाद भी शीर्ष पर नहीं पहुंच सकते, उन्हें हटा दिया जाएगा। ये कहकर दीनानाथ वापस पहाड़ की चोटी पर उड़ गए। इसके बाद सभी लोग सीढ़ियों की ओर दौड़े और चढ़ने लगे। समर्थ और राहुल भी सीढ़ियों की ओर चढ़ने लगे। पहाड़ विशाल था और सीढ़ियां चौड़ी थीं, इसलिए प्रतियोगियों के बीच ज्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं था। लेकिन थोड़ी ही देर में समस्याएं सामने आने लगी। जब सभी 300 सीढ़ियां से ऊपर चढ़ने लगे तो बहुत से लोग पहले से ही थक गए थे और आगे बढ़ने पर सभी को ऐसा लगा कि वह भारी भरकम वजन अपने सर पर रखकर पहाड़ के चोटी पर चढ़ रहा है। हालांकि धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से हर कदम पर चढ़ने के लिए जिस सहनशक्ति की जरूरत थी वह बढ़ रही थी, और हर कदम पर चढ़ने के बाद ऐसा लगा कि भार धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जैसे जैसे सभी हर कदम पर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वजन बढ़ता जाता है। 600वां कदम पार करने के बाद भले ही राहुल थका हुआ और भारी महसूस करने लगा था, लेकिन समर्थ उससे भी बदतर चल रहा था, लेकिन दोनों अपनी गति को समायोजित करके चढ़ते रहे। शुरुआती 500 लोगों में से कुछ लोग केवल 100 के आसपास ही समर्थ और राहुल की तरह तेजी से आगे बढ़ रहे थे। 800वां कदम पार करने के बाद केवल 80 लोग तेजी से आगे बढ़ पाए और समर्थ को कठिनाई रहा था। जब 900वें सीढ़ियां पर पहुंचे तो 1.5 घंटे पहले ही बीत चुके थे। इस समय केवल 50 लोग ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे। बंद मुंह और दांतेदार दांतों के साथ हर कोई बिना ऊर्जा बर्बाद किए चल रहा थे। एक सीढ़ी चढ़ने के कारण मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। मुझे अपने शरीर की हर एक मांसपेशी से ताकत जुटानी होगी। फिर भी मुझे 1000वां कदम पार करने का पूरा भरोसा है। लेकिन समर्थ, उसकी स्थिति उतनी आशावादी नहीं लग रही है।
राहुल ने मन ही मन सोचा। एक और ध्यान देने वाली बात यह थी कि राहुल और समर्थ के अलावा जो 16 साल के थे उन्होंने पहले ही शीर्ष पर चढ़ना छोड़ दिया था, और कुछ अन्य 20 वर्ष की आयु के करीब थे। और अन्य जो राहुल और समर्थ की उम्र के आसपास थे उन्होंने भी शीर्ष पर चढ़ना छोड़ दिया था। 25 मिनट के बाद 13 प्रतिभागी पहले ही पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके थे, जबकि राहुल 997वें सीढ़ी पर था और समर्थ 993वें सीढ़ी पर था, और शेष प्रतिभागी राहुल और समर्थ के बीच थे। हैरानी की बात है कि 48 लोगों में से किसी ने भी हार नहीं मानी और स्थिर गति से आगे बढ़ता रहा। मैं शीर्ष पर पहुंच जाऊंगा क्योंकि समय समाप्त होने में अभी 5 मिनट बाकी हैं, लेकिन समर्थ को अपनी क्षमता को बढ़ाना होगा वर्तमान गति से। अगर उसकी क्षमता और थोड़ा भी कमी हो जाता तो वह 5 मिनट में शीर्ष पर नहीं पहुंच पाएगा, राहुल ने सोचा। 4 मिनट के बाद समर्थ को छोड़कर हर कोई शीर्ष पर पहुंच गया और 1000वां सीढ़ी पार करने के बाद राहुल को पंख की तरह हल्का महसूस हुआ, लेकिन फिर उसे थकावट होने लगा और सभी तरह वह फर्श पर गिर गया। अब केवल 1 मिनट बचा था और समर्थ 998वें सीढ़ी पर था। उसे देखते हुए राहुल ने जोर से चिल्लाया, हार मत मानो समर्थ, तुम कर सकते हो, गति स्थिर रखो, 20 सेकंड में 999वीं सीढ़ी चढ़ो ताकि तुम आखिरी कदम पर चढ़ने के लिए और आराम कर सको। समर्थ का चेहरा पसीने और थकावट से लाल हो गया था और उसका शरीर कांप रहा था। उसने राहुल की तरफ देखा और दांत पीसते हुए एक कदम आगे बढ़ा दिया। उसे 20 सेकंड से पहले 1000वें सीढ़ी पर चढ़ना था, इसलिए उसके पास अभी भी मौका था। 1000वें सीढ़ी का दबाव अधिक था, इसलिए उसे अंतिम कदम ऊपर उठाने से पहले उसे अपनी सारी ताकत लगाना होगा। पिछले 10 सेकंड में राहुल के पीछे खड़े दीनानाथ ने समर्थ को देखते हुए उल्टी गिनती शुरू कर दी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... उद्धरण चिन्ह। दीनानाथ ने उल्टी गिनती रोक दी क्योंकि वह 1000वें सीढ़ी पर चढ़ गया था। अरे भाई, तुमने ये कर दिखाया। मैंने लगभग सोचा था कि मुझे यहाँ अकेले प्रशिक्षण लेना होगा। अब मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ, राहुल ने समर्थ से कहा। हालांकि अभी कुछ ही दिन हुए हैं जब से मैं व्यक्तिगत रूप से समर्थ को जानता हूँ। यादों से मुझे पता है कि समर्थ ने हमेशा राहुल को हर अच्छी चीज पर प्राथमिकता दी है। ऐसा सच्चा मित्र शायद ही होता है, राहुल ने मन ही मन सोचा। ठीक है, आप में से 50 ने पहले दौर को पार कर लिया है, लेकिन थंडर फायर घाटी में प्रवेश करना पर्याप्त नहीं है। अभी भी 2 और राउंड हैं, लेकिन निश्चित रूप से आपको थंडर फायर वैली में शामिल होने के लिए केवल दूसरा राउंड पास करना होगा। तीसरा दौर जरूरी नहीं है, लेकिन दीनानाथ ने मुस्कुराहट के साथ फिर बोलना जारी रखा। 10th सेकंड राउंड ऑफ एग्जाम। ठीक है, आप में से 50 ने पहले दौर को पार कर लिया है, लेकिन थंडर फायर घाटी में प्रवेश करना पर्याप्त नहीं है। अभी भी 2 और राउंड हैं, लेकिन निश्चित रूप से आपको थंडर फायर वैली में शामिल होने के लिए केवल दूसरा राउंड पास करना होगा। तीसरा दौर जरूरी नहीं है, लेकिन दीनानाथ ने मुस्कुराहट के साथ फिर बोलना जारी रखा। लेकिन यह मत सोचो कि यह आवश्यक नहीं है, तो यह महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आप तेजी से प्रगति करना चाहते हैं तो यह वास्तव में आवश्यक है। थर्ड राउंड का परिणाम थंडर फायर वैली में आपके जांच और भाग्य को तय करेगा। राहुल के मन में हमेशा एक सवाल सताता था, जो आज एक अच्छा मौका लगता है अपनी सवाल पूछने का। फिर राहुल ने अपनी हाथ ऊपर उठाया। दीनानाथ ने राहुल की तरफ देखा और राहुल की ओर देखते हुए कहा, क्या आपके कोई प्रश्न है? अपना सिर हिलाते हुए राहुल ने पूछा, क्या एक मौलिक योद्धा एक मौलिक जादूगर को हरा सकता है? राहुल की प्रश्न को सुनकर दीनानाथ मुस्कुराए और कहा, मैं इसे सरल तरह से समझाता हूं, एक मौलिक योद्धा अभ्यास नहीं कर सकता है और मास्टर एलिमेंटल मंत्र की, क्योंकि उनका तत्वों के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए उन्हें बाहरी आवश्यक ऊर्जाओं का उपयोग करके अपने शरीर को परिष्कृत करना होगा। लेकिन एक मौलिक जादूगर का अभ्यास करने के लिए तत्वों के साथ एक संबंध है, और मौलिक मंत्रों का मतलब है कि उनके शरीर में मौलिक ऊर्जा हो सकती है और उनके शरीर के अंदर मौलिक ऊर्जा पैदा हो सकती है, जिससे उन्हें एक मौलिक सागर बनाने की इजाजत मिलती है, जो स्वाभाविक रूप से उन्हें जादुई क्षमताओं का उपयोग करने की अनुमति देती है। फिर दीनानाथ ने बोलना बंद कर दिया और अपना हाथ लहराया और अचानक उसके बगल में एक घनी आग लगने लगी, जो शेर का रूप धारण कर रही थी। कई प्रकार की मौलिक कलाएं और मंत्र हैं। कुछ ऐसे सजीव राक्षसों को आकर्षित कर सकते हैं, कुछ केवल आक्रामक हो सकते हैं जैसे फायर रेन, फायरबॉल, लाइटनिंग डोम। कुछ सहायक हो सकते हैं जैसे विंग्स ऑफ फायर। दीनानाथ ने एक बार फिर हाथ लहराया, जिससे शेर गायब हो गया और उसके पीछे पंखों का एक जोड़ा दिखाई दिया।
कुछ सेकंड के बाद दीनानाथ ने आग के पंखों को बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहा, ये सभी चीजें जो मैंने बोली और मैंने अभी आपको दिखाया, मौलिक योद्धाओं द्वारा नहीं किया जा सकता। आखिरी बात सुनकर राहुल को ऐसा लगा जैसे दीवार पर वह सिर पीट रहा है। एक मौलिक योद्धा और एक मौलिक जादूगर के बीच का अंतर इतना बड़ा, राहुल को लगा। फिर राहुल दीनानाथ की ओर देखते हुए बोला, क्या मैं एक मौलिक जादूगर नहीं बन सकता हूं? उद्धरण चिन्ह। दीनानाथ ने हंसते हुए कहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक मौलिक जादूगर नहीं बन सकते सिर्फ इसलिए कि आपका किसी तत्व के साथ संबंध नहीं है। यदि आप एक मौलिक जादूगर बनना चाहते हैं तो यह वास्तव में आसान है। राहुल ने फिर पूछा, कैसे? एक मौलिक आत्मीयता कैसे प्राप्त करें? एलिमेंटल एफिनिटी हासिल करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, जो सबसे सुरक्षित तरीका भी है, वह है एफिनिटी पिल खाना। दुनिया में कई अजूबे हैं और उनमें से एक एलिमेंटल सोर्स है। उदाहरण के लिए हमारी थंडर फायर वैली में फायर एलिमेंटल सोर्स और थंडर एलिमेंटल सोर्स। हमारे एल्केमिस्ट इन स्रोतों का उपयोग थंडर एलिमेंट और फायर एलिमेंट की एफिनिटी पिल्स बनाने के लिए करते हैं, जो उन्हें खाने वाले को थंडर और फायर की एलिमेंटल एफिनिटी दे सकते हैं। लेकिन स्रोत दुर्लभ हैं और इसलिए गोली की कीमत एक ऐसी चीज है जिसे एक अनुभवी तात्विक जादूगर भी नहीं खरीद सकता है। ऐसी गोलियों की केवल मांग है और कोई बाजार नहीं है। दीनानाथ ने राहुल से कहा, ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपना पूरा जीवन पैसा इकट्ठा करने में लगा दिया तो भी मैं इसे खरीद नहीं पाऊंगा। राहुल ने मन ही मन सोचा और कहा, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा रास्ता बहुत खतरनाक है जिससे आप सभी गुजर रहे हैं, एक मौलिक योद्धा का पथ। रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए दीनानाथ ने अपनी बात जारी रखा, आप जानते हैं, हमारे थंडर में एक भी मौलिक योद्धा नहीं है फायर वैली, क्योंकि मौलिक योद्धा के इस पथ पर चलने वालों के लिए केवल दो परिणाम हैं। एक, आप मर जाते हैं और दो, आप एक मौलिक विशेषज्ञ बन जाते हैं जो एक सामान्य मौलिक जादूगर की तुलना में अधिक शक्तिशाली अस्तित्व है। वाह! देखते ही देखते सभी 50 लोगों के बीच हंगामा शुरू हो गया और ये शब्द सुनकर राहुल भी भौंचक्का रह गया, जिसने राहुल को झटका देने के साथ साथ उत्साहित भी किया। लेकिन सभी ने सोचा, अब ये क्या है, लेकिन किस लिए? उद्धरण। सभी को चुप होते देख दीनानाथ ने आगे कहा, लेकिन पिछले 100 वर्षों में केवल 11 लोग ही हमारी थंडर फायर वैली में एलिमेंटल स्पेशलिस्ट बने। उन्हें एलिमेंटल स्पेशलिस्ट कहा जाता है क्योंकि अब सक्षम मास्टर एलिमेंटल आर्ट्स के ऊपर उनके शरीर भी परिष्कृत हैं, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। प्रत्येक मौलिक जादूगर एक मौलिक विशेषज्ञ बन सकता है यदि वे चाहते हैं, जबकि मौलिक योद्धा या तो मर जाते हैं या मौलिक विशेषज्ञ बन जाते हैं। इन क्रूर शब्दों को सुनकर सभी का मूड खराब हो गया, लेकिन राहुल परेशान नहीं हुआ। जब तक मौका है मैं इसे समझ लूंगा, राहुल ने सोचा। ठीक है सब लोग, दूसरा राउंड 5 घंटे में शुरू होगा। आप सभी उन कॉटेज में आराम कर सकते हैं। दीनानाथ ने बाईं ओर एक क्षेत्र की ओर इशारा करते हुए कहा, 5 घंटे के बाद हम दूसरे राउंड के लिए महल में प्रवेश करेंगे। फिर सभी आराम करने के लिए कॉटेज की ओर चल पड़े, क्योंकि पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के इतने गहन संघर्ष के बाद हर कोई अपनी शक्ति खर्च कर चुका था, अब वह आराम करना चाहता था। जब वे अपने कॉटेज के अंदर आराम कर रहे थे तब दीनानाथ की आवाज तेज होने के कारण सभी को जगा दिया और 5 घंटे बीतने में ज्यादा समय भी नहीं लगा। आवाज सुनकर कुछ ही देर में सभी बाहर आ गए। ये देखकर कि हर कोई तैयार था, दीनानाथ ने सभी प्रतिभागियों को दूसरे दौर के लिए महल में ले आया। दूसरा दौर भी बहुत सरल है, आप सभी को 5 मिनट के लिए 2 क्षेत्रों में रहना होगा। दीनानाथ ने सभी को बड़े महल के अंदर ले जाने के बाद कहा, आगे की कहानी सुनने के लिए पार्ट 2 देखें।